Bismillahirrahmanirrahim. Students, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss a brief history of computer. कंप्यूटर की मुख्तसर तारीख़ के बारे में आज हम बात करेंगे और ये कंप्यूटर लर्निंग का फाउंडेशन कोर्स है और उसका लेसन नंबर 5 है और मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद नसीर कियानी और ये चैनल है तालीम मंजिल। वेलकम टू माय चैनल तालीम मंजिल। ये एक ऐसा चैनल है जो प्योरली एजुकेशनल चैनल है। इट इज़ प्योरली एन एजुकेशनल चैनल। इसमें सिर्फ तालीम की बात होती है और इसमें बहुत सारे मज़ामीन के असबाक मौजूद हैं जिसमें फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिस्ट्री, जोग्राफ़ी, सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस, तर्जमतुल कुरान, इस्लामियात और दीगर बहुत से मज़ामीन के असबाक इस चैनल के अंदर मौजूद हैं और चैनल का मकसद मेयारी और अच्छी तालीम तमाम तलबा तक पहुँचाना ताकि वो अच्छे तरीके से और आसानी से अपने तालीमी अमल को जारी रख सकें और उनकी तालीम के मेयार और कारकर्दगी में बेहतरी आए। ये चैनल आपका अपना चैनल है, इससे खूब फ़ायदा उठाइए, इसे दूसरों के साथ शेयर कीजिए, अपने टीचर्स से भी कहिए कि वो इन्हें अपने क्लासेस में ये चैनल चलाएं ताकि आपकी एक अच्छी और मियारी तालीम का बंदोबस्त हो सके। आप घरों में भी इससे फ़ायदा उठाएं और तालीमी मैदान में आगे बढ़ें। हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला यही है कि हमारे मुल्क में तालीम की कमी है और जहालत की ज़्यादती है। अगर हम मेहनत से तालीम हासिल करेंगे तो हमारे मादरे वतन के मसाइल हल होंगे और हमारा मुल्क तरक्की करेगा और दुनिया में आगे बढ़ेगा। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। आज के सबक को पहले ओवरव्यू कर लेते हैं कि आज के सबक का जो टॉपिक है हिस्ट्री एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की तारीख़ और जनरेशन यानी उसकी नस्लें, उनके बारे में हम बात करेंगे और मुख्तसर बात करेंगे। आज के सबक के हमारे असल लफ्ज़ हैं यानी आज के सबक के तालीमी मकासद। हाउ कंप्यूटर डिवेल्प्ड फ्राम अबाकस टू प्रेजेंट डे कंप्यूटर। कंप्यूटर ने अबाकस से लेकर आज तक जो जदीद कंप्यूटर है तरक्की के कौन से मराहिल तय किए हैं और किस तरह ये आगे बढ़ा है, इस पे हम मुख्तसर बात करेंगे और सीखेंगे। व्हाट आर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की जनरेशन कौन सी हैं यानी नस्लें, पहली नस्ल, दूसरी नस्ल, तीसरी नस्ल, चौथी नस्ल और इस वक्त हम 5वीं नस्ल के कंप्यूटर को इस्तेमाल कर रहे हैं। आज के जो कीवर्ड्स हैं, ख़ास अल्फाज हैं, उसमें अबाकस है, मैकेनिकल कंप्यूटर है और एनालिटिकल कंप्यूटर है, जनरेशन है, आईसी, VLSI एंड ULSI। ये आज के हमारे अहम मौज़ूआत हैं। प्रैक्टिकल वर्क जो आपने करना है, विजिट कंप्यूटर लैब, स्कूल ऑफिस और स्कूल लाइब्रेरी एंड फाइंड विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आर प्लेस्ड देयर। आप अपने स्कूल की कंप्यूटर लैब को विज़िट करें, किसी दफ्तर का या स्कूल के जो ऑफिस है उसको देखें, स्कूल की लाइब्रेरी में देखें कि हमारे यहाँ कौन से कंप्यूटर की इस्तेमाल हो रहे हैं और वो किस जनरेशन से ताल्लुक़ रखते हैं। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। हिस्ट्री से क्या मुराद है? हिस्ट्री से मुराद है तारीख़, गुज़रे हुए हालात व वाक़यात का जो इल्म है उसे हिस्ट्री कहते हैं या तारीख़ कहते हैं। तो जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो वैसे तो इंसान जब इस दुनिया में आया, जब उसने होश संभाला तो गिनती तो उसे लाजमी ज़रूरत पड़ती होगी, चीज़ें उसे शुमार करता होगा। वो पता नहीं वो कैसे शुमार करता होगा, उसके बारे में तो हमें कोई ज़्यादा इल्म तो नहीं है, लेकिन बाकायदा से कोई मशीन गिनती के लिए और हिसाब किताब के लिए जो पहली मशीन ईजाद हुई या पहली मशीन इस्तेमाल हुई
اسے اباکس کہتے ہیں. یہ اباکس ہے، اس میں مختلف بال لگے ہوتے ہیں یا بیڈز لگے ہوتے ہیں، اور ان بیڈز کی مدد سے گنتی بھی سیکھتے ہیں اور حساب کے جو بنیادی عوامل ہوتے ہیں، ایڈیشن ہے، سبٹریکشن ہے، ملٹیپلیکیشن ہے، ڈویژن ہے، یہ بھی اباکس سے ہی سیکھتے ہیں. تو شاید اباکس وہ پہلا کمپیوٹر تھا جو کہ انسان نے استعمال کیا. پہلی جو مکینیکل کمپیوٹر جو ایجاد ہوا، مشینی کمپیوٹر، وہ 1822 میں 1822 میں فرسٹ مکینیکل کمپیوٹر وار انوینٹڈ بائی چارلس بیبیج. چارلس بیبیج جو ہے 1791 میں پیدا ہوئے اور 1791 میں پیدا ہوئے اور 1871 میں ان کی وفات ہوئی. انہوں نے مکینیکل کمپیوٹر ایجاد کیا جو مشین کی طرح چلتا تھا. جس طرح ہماری سائیکل ہے وہ پیڈل سے چلتی ہے، اسی طرح سلائی مشین ہے، وہ جو دوسری سلائی مشین ہے جو کہ ہاتھوں سے چلاتے ہیں، وہ بھی ایک مکینیکل مشین ہے. یہ کمپیوٹر جو ہے وہ ایک مشین کی طرح کام کرتا تھا، بہت بڑا تھا اور بہت زیادہ اس کو چلانے کے لیے طاقت کی ضرورت پڑتی تھی، اور اس کے نتائج بھی کوئی بہت اچھے نہیں تھے. لیکن اس نے کمپیوٹر کے سفر کا آغاز کر دیا، اس سے کمپیوٹر کے سفر شروع ہو گیا. پھر 1833 میں چارلس بیبیج نے ایک اپنے کمپیوٹر کو بہتر کیا اور اسے ایک انالیٹیکل انجن بنا دیا. یعنی یہ انجن جو تھا یہ بھی میکینیکلی، لیکن یہ انالائز کر سکتا تھا، یہ چیزوں کا جائزہ لے سکتا تھا، تجزیہ کر سکتا تھا، ان کی گروپنگ کر سکتا تھا. تو یہ بھی ایک بہت بڑا کمپیوٹر تھا اور بہت مشکل تھا اسے چلانا، اور بہت زیادہ وقت بھی یہ لیتا تھا. اس کے لیے انرجی کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہوتی تھی، اور جگہ کے لیے بھی، اس کے لیے جو جگہ چاہیے ہوتی تھی وہ بھی زیادہ جگہ چاہیے ہوتی تھی. تو یہ کمپیوٹر جو ہیں مکینیکل تھے، اور کوئی ان کے اندر الیکٹرانکس کی چیزیں جو ہیں اس طرح سے استعمال نہیں ہوتی تھیں. بہت بڑے بڑے پرزے ہوا کرتے تھے، اور کمپیوٹر جو ہے وہ بہت بڑا تھا، یہ ایک مشین تھی. تو یہ دوسری یعنی کمپیوٹر کا اگلا مرحلہ تھا. پھر ایک نیا سفر شروع ہوا کمپیوٹر میں، یعنی کمپیوٹر کی جنریشن کا آغاز ہوا. تو پہلی نسل کے جو کمپیوٹر تھے، فرسٹ جنریشن کمپیوٹر، یہ 1940 سے 1955 تک کے جو کمپیوٹر تھے انہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ پہلی نسل کے کمپیوٹر تھے یا فرسٹ جنریشن کمپیوٹر تھے. ویسے یہ جو ڈیٹس ہیں یہ کوئی ایگزیکٹ اس طرح سے نہیں ہوتی کہ ایک چیز جو ہے ایگزیکٹلی 1940 سے شروع ہوئی اور 1955 میں ختم ہو گئی یا ایک نئی نسل آ گئی، ایسا نہیں ہے، اس میں ویریشن ہے. تو ایک جرنل جو ہم اسے سمجھنے کے لیے جو گروپنگ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جو پہلی نسل کے کمپیوٹر تھے وہ 1940 میں شروع ہوئے، اور 1955 میں یہ جنریشن جو ہے ختم ہوئی اور ایک نئی جنریشن کا آغاز ہوا. یہ جو فرسٹ جنریشن کے کمپیوٹر تھے یہ بھی بہت بڑے بڑے تھے، پورے کمرے میں ایک کمپیوٹر جو آتا تھا، اور اس کے اندر ویکیوم ٹیوبز استعمال ہوتی تھی. ویکیوم ٹیوبز ایسی ٹیوبز ہوتی تھی جو کہ جن کے اندر ویکیوم پیدا کیا جاتا تھا، اور ان کے ذریعے الیکٹران تیار کیے جاتے تھے، اور ان الیکٹران کی مدد سے یہ کمپیوٹر چلتے تھے. یہ چونکہ ویکیوم ٹیوبز بڑے سائز کی ہوتی تھیں، بہت دیر کے بعد گرم ہوتی تھیں، اور کافی دیر کے بعد جا کر کمپیوٹر کام کرنا شروع کرتا تھا. ہمارے جو ٹی وی تھے، ہمارے جو ریڈیو تھے اس دور میں، وہ بھی ویکیوم ٹیوب سے ہی چلتے تھے. یہ بھی خاصے بڑے ہوتے تھے، ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جانا بڑا مشکل ہوتا تھا، بہت زیادہ وقت لگاتے تھے، بہت زیادہ دیر کے بعد یہ آن ہوتے تھے، اور ان کے رزلٹ بھی بہت شاندار قسم کے نہیں ہوتے تھے. تو یہ پہلی نسل کے یا فرسٹ جنریشن کے جو کمپیوٹر تھے جو 1940 سے 1955 تک تھے، اور ان کی خاص بات کیا تھی؟ ان میں ویکیوم ٹیوب استعمال ہوتی تھی.
दूसरी नस्ल के जो कंप्यूटर थे, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, ये कंप्यूटर 1955 के बाद यानी 1957 से 1963 तक ये दूसरी नस्ल थी। इस नस्ल में भी कंप्यूटर जो है उसका साइज़ खासा बड़ा था और इसके अंदर ट्रांजिस्टर इस्तेमाल होते थे। अब वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर इस्तेमाल होने लगे। इन ट्रांजिस्टर के इस्तेमाल से कंप्यूटर की कारकर्दगी पहली नस्ल की कंप्यूटर की कारकर्दगी से बेहतर हो गई और इनके साइज़ भी पहली नस्ल के कंप्यूटर से ज़्यादा बेहतर हो गए। यानी इनकी जो ख़ास बात क्या थी कि इनमें वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर इस्तेमाल होते थे। ट्रांजिस्टर जो है वो छोटे साइज़ के होते हैं और जल्दी काम करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो दूसरी नस्ल के कंप्यूटर थे ये ज़्यादा जल्दी काम करते थे, ज़्यादा बेहतर थे और इनका साइज़ भी पहली नस्ल के कंप्यूटर्स के मुकाबले में कम था, छोटा था और इनकी कारकर्दगी भी पहले से बेहतर थी। फिर इसके बाद तीसरी नस्ल के कंप्यूटर शुरू हुए यानी थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। ये 1964 से 1971 तक हम कह सकते हैं कि ये तीसरी नस्ल के कंप्यूटर शुरू हुए। ये कंप्यूटर इंटीग्रेटेड सर्किट इस्तेमाल करते थे, यानी अब ट्रांजिस्टर की जगह ऐसे सर्किट आ गए थे कि एक जो आईसी है, इंटीग्रेटेड सर्किट है, उसमें हज़ारों के हिसाब से सर्किट होते थे और बहुत ज़्यादा जो ट्रांजिस्टर थे उनके इस्तेमाल के बजाय आईसीज या इंटीग्रेटेड सर्किट्स इस्तेमाल होने शुरू हो गए, जिससे कंप्यूटर का साइज़ मज़ीद छोटा हो गया और कंप्यूटर की कारकर्दगी मज़ीद बेहतर हो गई। यानी साइज़ भी हो गया कम और इनकी कारकर्दगी भी पहले से बेहतर हो गई और ये जल्दी काम करते थे। इनके नताइज भी पहले से बेहतर थे। तीसरी नस्ल के कंप्यूटर जो हैं पिछली नस्ल से बहुत ज़्यादा बेहतर थे। फिर चौथी नस्ल फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, ये 1971 से लेकर 1980 तक आप कह सकते हैं कि इनका दौर था। ये कंप्यूटर साइज़ में मज़ीद छोटे हो गए। इनमें ट्रांजिस्टर या आईसीज की जगह वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट इस्तेमाल हुए। यानी जो आईसीज थे, इंटीग्रेटेड सर्किट थे, वो बहुत सारे इंटीग्रेटेड सर्किट मिलाकर एक बड़े साइज़ की इंटीग्रेशन इस्तेमाल की जाती थी। ये जो सर्किट थे इनकी वजह से कंप्यूटर का साइज़ मज़ीद छोटा हो गया और कंप्यूटर की कारकर्दगी बहुत बेहतर हो गई। ये कंप्यूटर कारकर्दगी में बेहतर थे, साइज़ में छोटे थे और इनके जो रिज़ल्ट थे वो भी काफ़ी अच्छे थे। इनको इस्तेमाल करना भी निस्बतन आसान था, लेकिन फिर भी ये हैंडी नहीं थे। यानी इनको आप एक जगह से दूसरी जगह उठाकर आसानी से नहीं लेके जा सकते थे। 1980 के बाद फिर पाँचवीं नस्ल के कंप्यूटर शुरू हुए। जो आजकल हमारे पास जो कंप्यूटर हैं ये पाँचवीं नस्ल के कंप्यूटर हैं, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। ये 1980 से लेके टू डेट यानी आज तक, और ये जो कंप्यूटर हैं ये पाँचवीं नस्ल के कंप्यूटर हैं, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर हैं। इनमें लैपटॉप्स हो गए, डेस्कटॉप हो गए और हमारे दीगर जो हैं वो कंप्यूटर के या मोबाइल या कैलकुलेटर और इस तरह के जो कंप्यूटर हैं आप देखें कि उनका साइज़ बहुत ही छोटा होता है। इनमें ULSI इस्तेमाल होते थे, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। यानी वेरी लार्ज से भी ज़्यादा बड़े साइज़ के, बड़े साइज़ से मुराद यानी जिसामत के लिहाज से तो वो छोटे थे, लेकिन काम के लिहाज से ये बहुत बड़े थे, बहुत ज़्यादा काम करते हैं। ये अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जिसमें बहुत सारे सर्किट जो हैं एक बहुत छोटी सी जगह पे, एक छोटे से प्रोसेसर में, एक छोटे से सर्किट में ये इकट्ठे कर दिए जाते हैं। इसका नतीजा क्या निकला कि कंप्यूटर की कारकर्दगी बहुत ही अच्छी हो गई, बहुत ही बेहतर हो गई और ये कंप्यूटर जो हैं इन हैंडी हो गए। इनको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना आसान है। आप बैग में डाल लें, लैपटॉप है और छोटे छोटे कंप्यूटर हैं और डेस्कटॉप हैं, इसी तरह आईपैड हैं, एप्पल के कंप्यूटर हैं और हमारे मोबाइल हैं। ये कंप्यूटर जो है ये बहुत छोटे साइज़ के हो गए, बहुत इफ़ेक्टिव हो गए।
इनका जो काम करने का जो तरीका है, जो काम करने की रफ्तार है, वो बहुत सुपर है, बहुत अच्छी हो गई है। लेकिन अभी ये सफ़र जारी है, यानी आखिरी नस्ल नहीं है कंप्यूटर की 5th। इसके बाद भी कंप्यूटर आएंगे जिनके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल हुआ करेगी और स्क्रीन की भी ज़रूरत नहीं हुआ करेगी, और बगैर स्क्रीन के आप हवा में, फ़ज़ा में जो है वो चीज़ों को देख सकेंगे। तो ये कंप्यूटर का ये सफ़र जारी है, और आज के दौर में कंप्यूटर हर जगह पे इस्तेमाल हो रहा है। हमने इससे पहले जो असबाक है उनमें देखा है कि कंप्यूटर के बगैर हमारी ज़िंदगी अब मुमकिन ही नहीं है। तो इन कंप्यूटरों के इस्तेमाल से, जिनमें ULSI यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इस्तेमाल होती है, हमारे बहुत सारे कामों में कंप्यूटर ने हमारी मदद करनी शुरू कर दी है और हमारे कामों को बहुत ज़्यादा आसान कर दिया है। तो स्टूडेंट, ये था आज का कंप्यूटर के बारे में आज का ये सबक। हम इसको एक दफ़ा रिकैप कर लेते हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले आप देखते हैं तो प्री हिस्ट्री यानी तारीख़ के बारे में, जिसका हमें पता नहीं है। तारीख़ से पहले का दौर जो है उसमें जो कंप्यूटर इस्तेमाल होते थे उनके बारे में हम ज़्यादा नहीं जानते। पहला जो बाकायदा कंप्यूटर इस्तेमाल हुआ उसे हम अबाकस कहते हैं। इसके बाद 1822 में मैकेनिकल कंप्यूटर ईजाद हुआ। फिर उसके बाद 1833 में एनालिटिकल जो मशीन है उसको ईजाद किया गया। फिर उसके बाद जनरेशन शुरू हुई। फर्स्ट जनरेशन 1940 से लेके 1945 तक है। ये इसके अंदर ख़ास बात ये होती थी कि वैक्यूम ट्यूब इसके अंदर इस्तेमाल करते थे, और इन वैक्यूम ट्यूब्स के इस्तेमाल से कंप्यूटर पहले के मुकाबले में बेहतर हो गया। लेकिन फिर भी इसकी कारकर्दगी कोई बहुत शानदार नहीं थी। बहुत देर के बाद ये काम करना शुरू करता था। फिर उसके बाद सेकंड जनरेशन शुरू हुई। ये 1957 से 1963 तक थी। ये जो सेकंड जनरेशन है इसमें वैक्यूम ट्यूब के बजाय ट्रांजिस्टर इस्तेमाल होने शुरू हुए, जिसका नतीजा क्या निकला कि कंप्यूटर का साइज़ छोटा हो गया और कारकर्दगी बेहतर हो गई। फिर थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का आगाज़ हुआ, जिसमें ICs का इस्तेमाल होता था। इंटीग्रेटेड सर्किट इस्तेमाल होते थे, ट्रांजिस्टर के बजाय, वैक्यूम ट्यूब के बजाय इंटीग्रेटेड सर्किट इस्तेमाल होते थे। यानी बहुत सारे जो ट्रांजिस्टर हैं, सर्किट हैं, उन्हें मिलाकर एक छोटा सा एक सर्किट जो है तैयार कर लिए जाते थे, जिसमें हज़ारों सर्किट होते थे। इंटीग्रेशन होती थी सर्किट्स की, और इसका नतीजा क्या निकला कि कंप्यूटर की कारकर्दगी बहुत बेहतर हो गई और कंप्यूटर का साइज़ भी छोटा हो गया। ये 1964 से लेकर 1971 तक का ये दौर है थर्ड जनरेशन का। फिर फोर्थ जनरेशन का आगाज़ हुआ। ये 1971 से 1980 तक का दौर है। चौथी नस्ल थी कंप्यूटर की। इसमें VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इस्तेमाल होती थी। इससे कंप्यूटर का जो काम है, कंप्यूटर की जो कारकर्दगी है, वो बहुत बेहतर हो गई, अच्छी हो गई, और कंप्यूटर जो है ज़्यादा मौसर काम करना शुरू हो गए और इनका साइज़ भी छोटा हो गया। फिर पांचवी नस्ल है जो आजकल जो कंप्यूटर हम इस्तेमाल करते हैं, ये फिफ्थ जनरेशन है। ये 1980 से लेके आज तक है, और इसमें जो फिफ्थ जो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है, इसमें ULSI इस्तेमाल होते हैं, यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इस्तेमाल होती है, जिसका नतीजा क्या निकलता है कि इनकी रफ्तार बहुत ज़्यादा हो गई है, स्पीड अप हो गए हैं, साइज़ बहुत छोटा हो गया है, कारकर्दगी बहुत बेहतर हो गई है, और ये एक बेहतरीन जो है वो एक कंप्यूटिंग मशीन बन गई है, और ज़िंदगी के हर शोबे में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का सबक, और ये है तालीम मंजिल यूट्यूब चैनल, जो आपका अपना चैनल है जिसमें हम तालीम की बात करते हैं, और मुख्तलिफ मज़ामीन के कोई 250 के करीब असबाक इस चैनल के ऊपर अपलोड हो चुके हैं। आप इनसे भरपूर फ़ायदा उठाइए और अपनी तालीम को बेहतर कीजिए, आज़ादी से पढ़िए, मेहनत से काम कीजिए, ताकि हमारा मुस्तकबिल बेहतर हो और हम अच्छे तालिब इल्म ही नहीं, हम अच्छे पाकिस्तानी भी बने। तो इस चैनल में न सिर्फ कंप्यूटर बल्कि दीगर मज़ामीन, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, सिविक्स, हिस्ट्री, जोग्राफ़ी,
اسلامیات، ترجمۃ القرآن اور دوسرے مضامین کے لیسن بھی آسان کر کے آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ اسباق پسند آ رہے ہوں گے اور آپ اس چینل کو سبسکرائب بھی کر چکے ہوں گے۔ اگر نہیں کیا تو ضرور کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبائیے۔ اس چینل کو لائک بھی کیجئے، اسے دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے اور اس چینل سے بھرپور فائدہ اٹھائیے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ جو ہے وہ ہمارے علم میں اضافہ کرے۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ تو اگلے سبق تک اللہ حافظ، فی امان اللہ۔